Namaste, everybody. I'm back. I hope all of you join back. मैं मित्र जीव को एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ जल्दी से एंड देन वी सॉर्ट इट. मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है एंड होपफुली मेरी रिक्वेस्ट कबूल हो जाएगी. विपिन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग बैक. भाविक, डॉग गुड फाउंडेशन, नमस्ते. श्रुति, हेलो. ओके. चाजू, मानसी, अमित, namaste everybody. So I have sent a request. Let us see. The request still stands. दो मिनट रुकते हैं. ओके. वेदांत, आप मेरे साथ इस लाइव पे हैं. आई कैन सी यू. वेदांत इज हेल्पिंग अस पुट दिस सेशन टुगेदर. वेदांत, उनका फिर एक मैसेज आया है कि ही इज अनेबल टू ज्वाइन. तो मैं फिर कोशिश करने वाली हूँ. या तो फिर हम उन्हें किसी और का फोन पकड़ा दें. इफ यू कैन जस्ट हेल्प हिम बाय गिविंग हिम समबडी एल्सेस फोन, बिकॉज पॉसिबली मैं फिर से इनवाइट कर रही हूँ. पारुमीता, thank you. You're saying I look stunning. Oh gosh, wow, thank you. Ah, Mitraji has, I think, okay. मैंने एक्सेप्ट कर लिया है उनका रिक्वेस्ट जो आया था उस तरफ से. ही इज जॉइनिंग नाउ. यस वेदांत. ओके. हाय तनाज. Tanaz is the most wonderful person, very senior person in the event industry in India, and a wonderful human being. Hi Srinivas. फिर आ रहा है मित्रजीव is unable to join Vedant. We have to do something about this. मैंने उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया दोनों बार. I don't know why. Hi Kashmira, how are you? I know. Okay, कुछ तो हुआ है. Hope सूरज की पहली किरण. There he is, I think. जीव जी, मुझे अभी भी आपका ना वो हाँ, प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देता है. okay. Give me 1 minute. I'm हाँ just trying my best. जी. Patience is my middle name. Can you see me? Yes, I can see you. Finally, we are meeting. Finally. Grateful. Yes, and really sorry to our all जी, audience and मुझे एक बात बताइए. पहले तो दादा शरणम. Dada Sharma. अब मुझे बताइए इस पूरी जो ये अभी खेल हुआ है, ये मायावी खेल, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जी जी, लेट्स स्टार्ट. लेट्स गो Yes, फॉर yes. इट. सही समय और तो है. बोलते हैं ना कि हम सबका धैर्य. क्या था ये, ऐसे क्यों हुआ? जी जी, इन योर ओपिनियन. क्या है बस और कुछ नहीं. हम सबका धैर्य पेशेंस हम कितना ईगर है. और कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना जैसे आप मूवी में अभी और इंतजार कीजिए तो उसी तरह का समझिए कुछ खेल था. ठीक है, तो हम हमारा ये सेशन जो है ये शुरू ही हुआ एक लेसन के साथ. ये सेशन इस लेसन के साथ कि यू डोंट डू, आई डू. है ना जी जी? तो जी जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
हालांकि आइडिया मैं नूर जी ने ही दिया था, बट यू एग्रीड एंड यू हैव कम, आपका मूल्यवान समय आपने इस सेशन के लिए दिया है। बहुत सारी बातें मैं आपसे करना चाहती हूँ, तो एकदम से मैं स्टार्ट करूंगी, बिकॉज वैसे ही हमने 10 मिनट थोड़े से हमारे वेस्ट हो गए। जीव जी, मैं कई बार आश्रम आई हूँ, जी प्रेमगिरी शांति क्षेत्र आश्रम में, जो रायगढ़ जिले में है, करजत में जी जी परिवार का आश्रम है। और मैंने कई बार आपको उधर जो गौशाला है, कामधेनु गौधाम, उधर देखा है, और इंस्टाग्राम पे भी कई बार देखा है। बहुत सारे न्यूज कवरेजेस भी मैं देखती हूँ जहाँ आप बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं गौशाला के साथ और उस एंटायर प्रोग्राम के साथ। मनुस्मृति में भी ना जीव जी लिखा हुआ है, और आप तो मेरे से बेहतर जानते हैं कि गौ हत्या जो है वो निषिद्ध है। हाल ही में एक पॉलिटिकल रैली में पिछले महीने हमने ये भी सुना, एक प्रसिद्ध नेता ने कहा कि महाराष्ट्र में आगे चल के इस तरह से गौ हत्या नहीं की जाएगी। सो आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एनी रिलीजियस बिलीफ और एनी स्पिरिचुअल डिक्टम, ऐसा उस वजह से नहीं मैं पूछ रही हूँ आपसे। तो मुझे और बहुत सारे लोगों को जानवरों से बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है, और यू नो गाय गाय जानवर है, हमारी माँ है, वी लव। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, हमारी एनिमल्स के प्रति हमारी जो ड्यूटी है एज ह्यूमन बींग्स, उसके बारे में आप हमें अपने विचार बताइए। जरूर जरूर स्पेशली जरूर जरूर जो गाय है, उनकी एक इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स ऑल्सो वेनरेटेड है। कुछ वजह होगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे धर्म में, वे ऑफ लाइफ में, हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक कारण है। ये जी बिल्कुल अंधविश्वास नहीं है, डिक्टम नहीं है, डिक्टेशन नहीं है, पाबंदियां नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच होती है। सो जीव जी, लेट्स बिगिन विद दिस थैंक यू, क्वेश्चन। थैंक फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और इसमें दो चीजें हैं जो हमें शेयर करना है। एक गौ माता, और दूसरा आपने कहा पशु, एनिमल, जानवर, ना दो अलग चीजें। क्योंकि गौ तो माता है, इसलिए हम उन्हें जानवर नहीं कहते हैं। जी। और जो स्क्रिप्चर के हिसाब से आपने पूछा, उनके प्रति विशेष प्रेम, तो स्टेप बाय स्टेप मैं कवर करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी जो इसी पे आधारित है। और हम सब जानते हैं नंदी महाराज को, जो जो भगवान शिव के सेवक हैं, और हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनके वाहन। तो कुछ कार्य से उन्हें पृथ्वी लोक आना था, नंदी महाराज को। और वो पृथ्वी पर आए, उन्होंने अपना कार्य पूरा किया, और वापस जब कैलाश पर गए तो काफी दुखी थे, अपसेट थे। और बहुत विजिबल था उनके चेहरे पे कि वो काफी अपसेट हैं। तो जो और भी शिवगण थे, वो पूछ रहे थे कि आप पृथ्वी पे अपना कार्य पूरा करके आए हो, लेकिन इतना दुखी क्यों हो, इतना अपसेट क्यों हो? तो उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया, और अपने जहाँ पे स्थान था उनका, वहां जा रहे थे। तब शिव बाबा ने बड़े प्रेम से उन्हें बुलाया, नंदी तुम्हारे दुख का कारण क्या है, इतने क्यों आप उदास हो? तब नंदी महाराज ने बड़े प्रेम से शिव बाबा को कहा कि मैं पृथ्वी लोक पर था, और मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर पशुओं के प्रति या जानवरों के प्रति मनुष्य का जो रुख है, जो व्यवहार है, वो नहीं है। बहुत दुख हुआ मुझे कि पशुओं को केवल बोलते उपयोगिता, केवल उनको यूज करना, और उनकी संवेदना नहीं समझना, उनके प्रति संवेदना नहीं रखना, और कई बार तो उन्हें मारना, बस काम कराना, उतना ही चल रहा है, और अपने भोग के लिए, भोजन के लिए उनकी हत्या करना। तो ये सब देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। ऐसा नंदी महाराज ने शिव बाबा को कहा। शिव बाबा ने बड़े प्रेम से सुना, कुछ उत्तर नहीं दिया। कहा कि मुझे भी बुरा लगा है सुनकर, देखते हैं क्या करेंगे। फिर शिव बाबा गए माँ पार्वती के पास, और फिर माँ पार्वती को कहते हैं कि चलिए थोड़ा भूलोक जाकर आते हैं, कुछ कार्य पूरा करके आते हैं। और माँ पार्वती और शिव बाबा दोनों धरती पर आए। उन्होंने कई राजाओं से मिले, और बड़े जन समुदाय, उन्होंने प्रवचन दिया पशुओं के लिए कि पशुओं का महत्व क्या है, पशुओं के प्रति संवेदना रखना कितना जरूरी है, पशु में भी प्रेम का भाव है, करुणा का भाव है।
सुनते हैं, देखते हैं। कई राजाओं को घोड़े के विषय में, हाथी के विषय में अलग अलग उन्होंने जानकारियां दी और काफी उनको लोगों ने सुना और सहायता भी की, और काफी लोगों ने उनके प्रति फिर मुहिम भी छेड़ा कि आपको क्या करना है ये सब चीजों से। लेकिन फिर भी शिव बाबा ने अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखा और अंत में सबको अपना रूप दिखाया, और उस रूप को ही आज हम पशुपति नाथ के नाम से जानते हैं, शिव बाबा के, है ना। हाँ। हाँ, प्रेम, तो वो पशुओं के प्रति के प्रेम के लिए वो स्वयं आए थे। जी। सारे पशु, ये उन्होंने मतलब सभी को सिखा कर गए, और राजाओं ने फिर इसलिए उनका मंदिर की स्थापना की और पशुओं के प्रति संवेदना आई, महत्वता समझी कि जैसे हम हैं जीव वैसे वो भी जीव है, उनके प्रति भी प्रेम भाव होना चाहिए। वो हमारे सहायक है दिनचर्या में, जीविका में, हर एक। अब गौ माता जो आपने कहा, क्योंकि हम माँ कह रहे हैं तो हम जानते हैं क्योंकि दूध मिलता है इसलिए माँ कह रहे हैं, तो लेकिन केवल यही इतना नहीं है। दादाश्री जी ने हमें बताया है कि गौ माता जिनका पूरा जीवन केवल देने में जाता है, और जी। अगर आप नेचुरली देखोगे, जिसको साइंस ने भी स्टडी करके देखा है कि गौ माता के जो पीठ पे जो कर्व बना होता है ना, पीठ पे, उसमें सूर्य केतु नाड़ी होता है। सूर्य हम्म। केतु जो होता है वो कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि उनका दूध और उनसे बनने वाले और भी जो पंचगव्य जिसे हम कहते हैं, जी जी। उसमें अमृत समान है, और ये या। केवल अपने देसी गाय में ही मिलता है ना। गौ माता का पूरा जीवन केवल देने में ही है। जी समुद्र मंथन जब हुआ था, कई रत्न निकले, अमृत निकला, हम सब जानते हैं। उनमें जी। से माँ कामधेनु ही निकली थी। जी। कामधेनु जो सारी कामनाओं की पूर्ति करती है, गाय के रूप में ही माँ कामधेनु वो भी निकली थी। और चरक संहिता में अगर हम देखेंगे तो पंचगव्य का बहुत महत्व है। इस तरह से हमारे आरोग्य के लिए, हेल्थ के लिए ये अमृत है, वो बताया गया है। तो इस तरह से माँ गौ का व्याख्यान है, और माँ गौ के हर एक अंग में देवी देवताओं का ही वास है। जी। इसलिए, और सबसे जी। बड़ी बात, एक बार। हम जीवन के साथ तो माँ है, क्षमा कीजिएगा, जीवन के साथ तो माँ है, जीवन के बाद भी अगर आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है गौदान का महत्व। जब आप वैतरणी नदी को पार करना है ना, तो जिनके नाम से, जिन्होंने गौदान किया है, माँ गौ जिनका पूछ पकड़कर हम वैतरणी नदी पार कर सकते हैं। इतना बड़ा महत्व गौ माता का है, इसलिए उनके प्रति सदैव प्रेम रखें। जी जी गीतिका जी। जी। तो जो जिन लोग हमें देख रहे हो, जिनको शायद से थोड़ी सी हिंदी ना समझ आ रही हो, उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक रिपीट करना चाहूंगी जो आपने कहा, दैट पंचगव्य इज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ your milk, your curd, your butter, urine, and cow dung. And indeed, it is used in many rites, in in penance, in purification rituals, etc. throughout our culture in our country. And apart from this, apart from the belief of what the Hindu Dharma says, what our Sanatan says, as Kulbir said in one of the comments here. Um, my first thought is that, uh, you know, ये जो धरती जो हमें मिली है एज अ ब्लेसिंग, ये हम सबकी है ना। ये सिर्फ हम ह्यूमंस की नहीं है, मनुष्यों की नहीं है, ये इन सब की भी है। और शायद पहले इनकी थी ना जीव जी, और फिर हम आए, ये बिल्कुल है ना। बिल्कुल सत्य है, देखिए बिल्कुल ना, सत्य है, बिल्कुल ने सत्य कैसे कब्जा कर लिया है इन्हीं की ऐसी धरती पर जो हम सबके लिए ईश्वर ने हमें प्रदान की थी। या अगर आप साइंटिफिकली ही बात करना चाहें, द नेचर हैज गिवन टू ऑल ऑफ अस। एंड आई थिंक इन द years ahead, in the decades ahead, in the centuries ahead, we must eradicate any kind of trauma and any kind of violence and any kind of जिसे हम कहते हैं हत्या of any animals across the world. And of course हमारे लिए, मैं फिर कह रही हूँ, the cow is गौ माता, and there is a scientific reason to it, and there is of course a spiritual reason to it too. जीव जी, हम आगे बढ़ेंगे। आपने जब आप ये जवाब दे रहे थे, आपने थोड़ा सा टच ऑन किया यूथ के बारे में, और हम सब ये जानते हैं कि किस तरह से आप YGPT जो मैत्री बोध परिवार का जो यूथ विंग है, उनके साथ आप कदम से कदम बढ़ाकर बहुत काम करते हैं। कई सारे सोशल कैंपेन्स आपने लीड किए हैं।
इंडिया में, भारत में 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स यूथ पॉपुलेशन जो है वो रहती है। और मैंने अक्सर दादा को ये कहते हुए सुना है कि ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, they are going to transform the world, they are going to be ambassadors of humanity. तो इसके बारे में आप हमें थॉट्स बताएंगे, कितना इम्पोर्टेंट है, ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, बट किस तरह से हम भारत के युवा पीढ़ी जो है उनके साथ एंगेज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और किस तरह से हम उनके पोटेंशियल को हार्नेस कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के इस महान कार्य के लिए। जी जी बिल्कुल। धन्यवाद, आपने एक प्रश्न पूछा। तो युवा, यूथ, तो हमें ऐसा लगता है कि यूथ बाय एज, जिनकी की उम्र बोलते हैं ना 25 साल 35 साल के भीतर या 40 भी हो सकते हैं, बट आप और हम जानते हैं कि सिर्फ एज नहीं है, एनर्जी, जोश, विचार, हम्म, इससे जो जो बोलते हैं ना यूथ, वो है जो हम्म, विचारों से, एनर्जी से यूथ है, हम्म, जिनके पास नई सोच है, नई ऊर्जा है, डेडिकेशन है, ये यूथ होते हैं जो हम समझते हैं। और आज हम्म, के यूथ जो वाईजीपीटी में भी हम जो शेयर करते हैं लोगों की कितने रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज बिकॉज इनका एक हाथ चिल्ड्रन के साथ है, बच्चों के साथ है, और दूसरा हाथ सीनियर सिटीजन के साथ है, तो दोनों को साथ जीव लेके। जी, तो मैं यूथ में आई ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो ऊर्जावान है, एनर्जेटिक है, वो यूथ है ना, तो नंबर्स। Sorry, for everybody who's watching, जीव जी and I have met only a few times, but बहुत ही ease of conversation है आपके साथ जीव जी साहब। I just cracked a joke there. Carry on, please. Carry. थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस आल्सो। सो इम्पोर्टेंट है आपकी ऊर्जा, हम्म, जोश, और जी। प्लेटफॉर्म है। वाईजीपीटी जो है हमारा प्लेटफॉर्म है, जिनको जुड़, क्योंकि कैसा होता है ना कि बहुत से ऐसे यूथ है कि कुछ करना है बट क्या करना है वो पता नहीं, तो ये हम सबके लिए प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम्म, हम सोसाइटी के लिए, देश के लिए, और हमारे स्वयं के ग्रोथ के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम्म, जब हम सोशल वर्क करने भी जाते हैं, हम्म, मेडिकल कैंप हम करजत के यहाँ पे करते हैं, बहुत बार प्रश्न भी आया कि एक बार मेडिकल कैंप किया तो क्या होता है। तो आई कीप शेयरिंग दिस कि एक बार मेडिकल कैंप कहीं हो रहा था और एक एक कुछ 70-75 प्लस की बूढ़ी औरत लकड़ी लेकर आ रही है, चल रही है, चल के आ रही है। हम्म, तो मैंने पूछा कि मतलब मराठी में आई बोलते हैं ना, आई काय झाला, मतलब क्या हाँ, हुआ आपको, आप चलकर क्यों आ रहे हो, आप ऑटो रिक्शा कर सकते थे। तो उन्होंने बोला बेटा वो ऑटो वाला 10 रुपया लेता था। तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला अरे बेटा 10 रुपया कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे फ्री मेडिकल मिल रहा है, हम अगर सच में 10-15 रुपये होते तो हम मेडिसिन करा ही लेते थे, आते क्यों थे इतना दूर। हम्म, तो 100 में से 15 सच में नीडी लोग जब हम सोशल प्रोजेक्ट करने जाते हैं तो मिलते हैं। हम्म, और ये अपने स्टूडेंट्स आते हैं इस प्रोजेक्ट में, तो वेरियस प्रोजेक्ट जो चल रहा है इसमें, लेकिन वाईजीपीटी में जो सबसे पहले हम ये सिखाते हैं कि खुद को ट्रांसफॉर्म करो, हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप से मित्रता करो, अपने आप को जानो, एट द सेम टाइम जो आप सीख रहे हो, जान रहे हो, वो सोसाइटी को दो, क्योंकि सोसाइटी भी आपकी अपनी है, आप इसी सोसाइटी में रहते हैं। तो दिस इज प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस। और जरूरी नहीं वाईजीपीटी, जो कहीं कहीं भी है, कुछ भी अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन में, एटलीस्ट किसी के लिए प्रे कर सकते हैं, बैठे करिए, ट्री प्लांटेशन है करिए, बस जुड़ जाइए, कुछ तो अच्छा सोचकर निकले और करें। हम्म, दिस इज व्हाट हम्म, वी लर्न फ्रॉम राधा शेखर, कि बस कुछ तो अच्छा करते रहे अपने हम्म। पता है जीव जी, आप जो कह रहे हो ना, मैं इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहूंगी अपने जीवन। पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो दादा वॉज ऑलवेज देयर, ही इज ऑलवेज देयर इन एवरीबडीज लाइफ, बट अगर हम एक मतलब दूसरों को समझाने के लिए मैं कहूँ कि, तो 3 साल पहले दादा मेरी जिंदगी में आए। ही इज बीन सच अ ग्रेट टीचर, माय गॉड। मैं सोचती भी हूँ तो ग्रेटिट्यूड कम पड़ जाएगा। तो उनसे मिलने से पहले मैं सोची थी, नहीं नहीं नहीं, ये एक एक से क्या होगा, ये अच्छा ये एक हमने कार्य कर लिया, इससे क्या होगा, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा करूंगी तभी आई शुड स्टार्ट। अब अब मेरी समझ ये है, और ये यही सही समझ, जैसे आपने अभी कहा, कि अगर हम एक की भी मदद कर दें, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, एक, इवन दैट इज हेल्पिंग ट्रांसफॉर्म लाइफ ऑन अर्थ। जी जी, जो भारत की जो युवा पीढ़ी है, अ, वो इस वक्त मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ जूझ रही है। और
बहुत सुनने में आ रहा है फ्रॉम मास्टर्स, न सिर्फ भारत में बट दुनिया भर में, कि जो मेंटल हेल्थ है ये हो सकता है हमारी दुनिया का अगला पैंडेमिक बनकर उभरे। मैं कहते हैं भी, मैं मतलब सोच सोच के कह रही हूँ कि कई बार कहते हैं ना कि आप डोंट डोंट इस पे आप थोड़ी सी अपने विचार व्यक्त करें, थोड़ा शेयर करें हमारे साथ कि ये रियलिटी होने वाली है क्या, एंड स्पेशली युवा पीढ़ी के साथ भारत में, और हम क्या कर सकते हैं टू बिल्कुल बिल्कुल दिस, या बिल्कुल। क्या कर सकते बहुत सीरियस कंसर्न आपने जो शेयर किया है, रेज किया है। आज के समय के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब हम भी बच्चे थे। हैं? मेंटल हेल्थ कहिए, एंजाइटी कहिए, डिप्रेशन कहिए, यकीन मानिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक एटलीस्ट मैंने मेरे जीवन में ये शब्द सुने नहीं थे। सुने थे मतलब पढ़े थे कहीं ऐसा है, लेकिन एज अ कंसर्न मैंने मेरे बचपन में कभी नहीं सुना। आप और हम, शायद आप नहीं, लेकिन हम बचपन में कितने मार खाए हैं ऑनेस्टली, टीचर्स से, पेरेंट्स से, लेकिन फिर भी हंसी खुशी खेलते, दोस्तों से मिलते आगे बढ़े। हम्म, अभी मेंटल चैलेंज की बात कर रहे हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी, कारण इसका ये है कि आजकल इतना चॉइसेस है, इतना चॉइसेस है, और कंफ्यूजन एक पहला, ये हम समझे सिर्फ कारण ये क्या है। हम्म, अगर आप हमारे बचपन में, मैं जिस बैकग्राउंड या सब टीम से, मेरे भी जो फ्रेंड सर्कल थे, एक ही साबुन होता था घर में, हर कोई यूज करता था, बालों के लिए भी वही, फेस के लिए भी वही, बॉडी के लिए भी, है ना। मम्मी भी वही यूज करते थे, पापा भी वही यूज करते थे। पता है एक साबुन है, मैक्सिमम हुआ कुछ अच्छा हुआ तो जी, शायद दो, ऐसा ही था, ऐसा ही था। करें मिलजुल के। टीवी एक ही हमारे पास, डीडी मेट्रो या कुछ चैनल्स है, ये देखो खुश रहो। आज आप देख रहे हो इतने ऑप्शंस है, इतने ऑप्शंस है, तो उसको चुनना, उसमें हम्म, सोचना। हम्म, मोबाइल आ गया, हर कोई आइसोलेशन में हो गया, अगर साथ में भी है तो हर कोई बैठा है, तो कहीं ना कहीं हर कोई आइसोलेशन में जा रहा है। ये पहला। इतने चॉइसेस है, कौन किसको चुने, वो एक प्रश्न। ओ, तो रिस्ट्रिक्शन कोई ले ही नहीं पा रहा है। जैसे मैंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मारना ही चाहिए बच्चों को, लेकिन हम बचपन में मार खाए हैं, फिर भी उठे हैं, समझे, आगे बढ़े, हंसते खेलते। आज के समय हम्म, में रिस्ट्रिक्शन, डांट हम्म, बहुत बड़ा चीज हो गया है यूथ के लिए, स्पेशली टीनेजर्स के लिए, जो हम्म, कंसर्न पॉइंट उनको उनके हम्म, जीवन में रिजेक्शन पता नहीं है, जरा सा कुछ कह दो लग जाता है। जैसे एक शेयर भी किया है पहले कि एक बच्चे को मोबाइल देने से मना किया जब उसके पेरेंट्स ने, तो उसने सुसाइड कर लिया, है ना। ये तो वो ऑल ऑफ यू आर वाचिंग, आप सब जो देख रहे हैं, एक्चुअली में एक रियल घटना है जी, अगर आप चाहें तो बत, जी। जी। तो, तो डिप्रेशन, एंजाइटी, जो बहुत सारे चॉइसेस है, एक अच्छे फ्रेंड नहीं है आपके साथ जिसके साथ अपनी बातें शेयर कर पा सकते हो, कह सकते हो कुछ, इसके कारण जो टीनेजर्स में, स्पेशली भारत जो नंबर वन बन रहा है इस पर ट्रेंड, तो ये वरी पार्ट तो है। हम्म, इसलिए हमें मिलना, बात करना होगा, सुनना होगा एक दूसरे को। जैसे आप वाईजीपीडी करते रहते हैं, आई लिसन यू, जो हमारा कंसेप्ट ही वही है कि जहाँ पे हम हम्म, सुनते हैं, वी आर देयर फॉर यू एज अ फ्रेंड। सुनना हम्म, बहुत, है ना, हम्म, फील कराना कि फ्रेंड, हम आपके साथ हैं, आपको जो भी कहना है आप कहिए, ओपनली हम्म, कहिए। हम्म, तो ये युवाओं के पूरा हमारा प्रयास है कि आई लिसन यू के माध्यम से कि ये बातें उनको एक्सप्रेस करने का पूरा मौका दे, कह सके, और फिर भाई आपके जो स्टेप्स हैं उसके आगे बढ़ें। निश्चित तौर से अगर ऐसे ही चला तो चिंता का विषय आगे बढ़ेगा। हम्म। जी, मैं आई लिसन यू के बारे में तो आपसे पूछने ही वाली थी, बट थोड़ा सा एक कुछ मेरी एक थॉट थी जो छूट गया जब मैंने आपसे ये सवाल पूछा, विच वाज रिलेटेड टू योर प्रीवियस आंसर। महत्वपूर्ण परिवार में कई सारे हम वैल्यूज हैं, उन्हें हम अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। वी कांट, ऑल ऑफ अस कांट बी लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ इट, वी आर ऑल ट्राइंग। उसमें से एक वैल्यू है, एक संस्कार है, जिसे हम कहते हैं सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ सेवा। एंड मैं ना उससे उससे इस आपके इस जवाब से जोड़ना चाह रही हूँ कि हमारे अपने जो दुख हैं, अपनी जो परेशानियां हैं, अब हमारे जीवन की जो भी कमियां हैं,
वो पता नहीं कैसे ना जीव जी, बट अगर आप किसी और की मदद करो, किसी और को खुशी पहुंचाओ, किसी संस्था की, कम्युनिटी की, देश की सेवा करो, किसी ना किसी छोटे या बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट करो टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे को ऐसा लगता है कि आपका अपना दुख भी कम हो जाता है, आपकी अपनी परेशानी भी कम हो जाती है। और दादा ने कहा है कि सेल्फलेस सर्विस, इट्स आई रेड दिस कोट इन इंग्लिश, तो मैं आपको इंग्लिश में जो देखने आपको बताऊंगी, that selfless service has a profound impact on your life. Of course, it brings into your life abundant grace from the divine, but it also purifies you. And it not just transforms society, selfless service transforms you. तो थोड़ा सा इस पे अगर आप बताएं जी जी, फॉर द यूथ who's watching. सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ सेवा। तो निस्वार्थ एक भाव है, एक स्टेट है, और ये कृपा होती है कि किसी के पास ऐसा स्टेट है जो निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ ही नहीं है। यानी दादाश्री जी ने सिखाया है हमें कि निस्वार्थ सेवा मतलब आपने एक हाथ से किया तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चले, वो निस्वार्थ, बिना किसी को बता जी सेवा करते रहना, जी बिना किसी रिटर्न, बोलते ना इन रिटर्न के भाव से सेवा करते रहना, खुल जी कर देना। जैसे मैं इसका एक उदाहरण भी देता हूँ कि जब मैं दादाश्री जी के साथ कहीं जा रहा था, एंड ही वाज ड्राइविंग, वो खुद ड्राइव कर रहे थे, और एक सिग्नल पे जब कार उन्होंने रोका तो एक व्यक्ति, तो सब देख कर ही समझ में आ रहा था कि वो सच में नीडी है। तो कुछ लोग जो बेगिंग करते हैं उसमें से सिर्फ उनका एक बिजनेस होता है, बट दादाश्री जी को दिखा कि सच में नीडी है, और आया, जी और दादाश्री जी के पास जितने भी पैसे थे उन्होंने लिया और सब उनको दे दिए। और मतलब मैं भी देखता रहेगा कि दादाश्री जी सब पैसे मतलब दे रहे हैं, बस उन्होंने कहा कुछ नहीं होता। तो मैंने पूछा था "ये सब दे दिए तो भी आपके पास पॉकेट में था?" बोले हाँ ये सब दे दिए, क्योंकि वो सच में नीड था। और कभी कभी खुलकर देना भी चाहिए, क्योंकि जब आप खुलकर देते हो, भले आप एक्सपेक्ट ना करो, स्वार्थ ना रखो, तो जब आप ओपनली देते हो तो ना खुलते हैं, तो रिसीव भी होता है ना। जब आप देने के लिए हाथ खोल रहे हो तो नेचुरली आपके जीवन में अबंडेंस आता ही है। लेकिन हाँ, ये एक्सपेक्टेशन के साथ मत दो, लेकिन ये नेचर का भाव है, क्योंकि धरती माँ में जैसे आप एक बीज बोते हो, 1000 गुना आपको रिटर्न मिलता है ना। तो भले ये भाव हम नहीं रखे, लेकिन नेचर तो अपना कार्य करता है। ये आपका विचार क्या है, किस भाव से आप दे रहे हो। तो वापस से मैं कहना चाहूंगा कि निस्वार्थ एक स्टेट है आपके भीतर नेचुरली, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप अपने कार्य पे ध्यान दो, सेवा करते रहो, जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो भी अगर कुछ अच्छा सोशल प्रोजेक्ट, जैसे मैंने ट्री प्लांटेशन की बात कही, मेडिकल कैंप, ब्लड डोनेशन, एटलीस्ट वो करते रहो। और अगर स्वार्थ जागा है भीतर तो जब एक्सेप्ट इट, है ना, विदाउट जजिंग गुड और बैड, कि ठीक है मेरे भीतर स्वार्थ है, करो ना। जिसको भी आप मानते हो उसको जस्ट कह दो कि भाई ये मैंने स्वार्थ से किया और ये स्वार्थ आपके शरण में रख रहा हूँ, क्योंकि निस्वार्थ एक स्टेट है, वो आने में शायद समय भी लगता है या फिर आ भी जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि किया और आप निकल गए। तो कुछ कुछ लोग अगर हम देखते हैं, आजकल का ये ट्रेंड भी है और बुरा भी लगता है कि बहुत सारे एनजीओ इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो एक नेम फेम देता है, अरे आप इतने बड़े ट्रस्ट से जुड़े हो, इतने एनजीओ से जुड़े हो, अरे वहाँ इतना अच्छा कार्य करते हैं। तो एक ही इंटेंशन होता है। दूसरा, कुछ जेन्युइनली अच्छा कार्य करते हैं, इवन सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करते हैं, लेकिन उस पोस्टिंग के पीछे की मंशा, इंटेंशन ये होता है कि लोग पॉजिटिविटी को देखें, जुड़े और सपोर्ट करें। सो एवरीथिंग इज अबाउट इंटेंशन, आपकी मंशा क्या है कार्य के पीछे। स्वार्थ में स्टेप कर लो, अपने डिवाइन को कह दो। निस्वार्थ है तो बस चलते रहो, फ्लो में आ जाओ, लेकिन कार्य करो, किसी को तो हेल्प करते रहो, बस रुको मत। विजय जी हेलो, मानसी हेलो, सुषमा सुषमा कह रही हैं जीव जी, सेल्फलेसनेस इज अ स्टेट एंड दैट इज अ डीप इनसाइट। मानसी कह रही है सो ट्रू, एंड वंदना आप भी हैं हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन में, वी हैव तनाज, सब आप सब, थैंक यू, एंड we'll head forward with the conversation. तो मैं थोड़ा सा अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जीव जी, व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दादा। एक तो हम में से कईयों को ना बड़ा अहंकार होता है कि हम बहुत गिवर हैं, हम तो भाई बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, वी आर गिवर्स। एंड मेरे जो उनके साथ जो सफर रहा है उसमें कहीं ना कहीं मुझे एहसास हुआ कि गिविंग बहुत बड़ा वर्ड है, यू नो।
और वहां तक पहुंचने के लिए एक सफर, एक जर्नी है। एंड ये स्टेट है, ये यू अपने आप को हम जितना हम करें उतना ही कम है। और आज मैं ये मानती हूँ, मैं कोई प्रेशर नहीं डालती अपने आप पे कि निस्वार्थ हूँ या नहीं हूँ। अब मुझे ये लगता है, और ये मैं शेयर करना चाहती हूँ जो लोग देख रहे हैं, कि जैसे सांस लेना मेरे जीवन का हिस्सा है, जैसे खाना खाना मेरे जीवन का हिस्सा है, स्माइल करना मेरे जीवन का हिस्सा है, अपने दिल के अंदर ये कोशिश करना कि डिस्पाइट ऑल द सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ प्रेम रहे, लव रहे, वैसे ही देना। एंड इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर दिनचर्या। करेक्ट करेक्ट। कुछ ऐसा हम एक काम करें जो हम अपने लिए ना करें, और इस इंटेंशन से ना करें कि अगर हम ये इसकी मदद करेंगे तो इससे हमें कुछ घूम के फायदा, यहाँ से फायदा होने वाला है। सो ट्राई एंड वी ऑल ट्राई एंड डू गुड डीड्स एवरी डे, पार्ट ऑफ रियली अ पार्ट ऑफ लिविंग। वैसे ही मुझे लगता है सृष्टि डिजाइन की गई है ये भी। आई आपके साथ है। जी जी, थोड़ा सा लिस्टिंग। सॉरी सॉरी, इसमें एक और एडिशन सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हाँ हाँ। एक चीज समझे बस, कि देने का भाव एक चीज और है इसमें, कि कोई तो है जो ले रहा है तब जाके आप दे पा रहे हो, ये भी हमेशा याद है। कोई तो है जो दे रहा है तब जाके आप दे पा रहे हो। जी दूसरा, ये जी। एक तरह का संस्कार है गिविंग। जैसे एक साधु घर को नॉक करते हैं और एक बच्ची आती है, तो बच्ची बोलती है घर पे कोई नहीं तो मैं कुछ नहीं दे सकती हूँ, कुछ भी नहीं है घर में और कोई भी नहीं तो मैं कुछ नहीं दे सकती हूँ। तो साधु ने बच्ची से सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा वो जो पेपर गिरे हुए हैं आप मुझे प्लीज वही दे दो। तो पेपर मतलब ऐसे कचरा भी आप कह सकते हैं, ऐसे वो थे, तो उसने घर के अंदर ही थे, तो उसने पेपर उठाए और साधु को दे दिए। अब साधु के साथ एक और दूसरा उसका शिष्य था, उसने बोला गुरु जी ये पेपर्स का हम क्या करेंगे। उसने बोला बेटा इम्पोर्टेंट ये नहीं कि क्या मिला है, इम्पोर्टेंट ये है कि उस बच्चे में देने का भाव आए, देने का हैबिट आए। इसके लिए मैंने कहा कि वो पेपर ही दे दो उठा के। तो इस तरह से Yes. तुम्हें एक नेचर होना चाहिए। जिसके पास आज सपोज 10,000 रुपए हैं और वो 10 रुपया दान नहीं कर सकता जहाँ पे नीड है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि 10 लाख सैलरी हो गया, 10 लाख इनकम होगा तो 500,000 रुपया डोनेट करेगा। तो ये एक हैबिट है, संस्कार है। जी। और अगर अगर आप में ये संस्कार अभी तक नहीं है, या किसी में ये वैल्यू नहीं है, तो इट इज वेरी पॉसिबल कि आप ये हैबिट अपने आप को आप डाल सकते हैं। वंस यू नो कि ये दिस इज हाउ इट बीन डिसाइडेड बाय द डिवाइन, ऐसे ही क्रिएट किया गया था, तो हैबिट ये आप डाल सकते हैं अपने आप को। यू कैन पुश योरसेल्फ, पुश योरसेल्फ, पुश योरसेल्फ, पर हो जाता है विद द ग्रेस ऑफ डिवाइन। जी जी, जी मैं आपसे बात करना चाह रही थी अबाउट योर जर्नी विद दादा। दादा के साथ जो आपका सफर रहा है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। आपने किताब भी लिखी है, माय स्पिरिचुअल जर्नी विद दादा। उसमें आई थिंक 40 लेसन है ना आपके जी लाइफ के जो जी जी, आपने और हमसे। सेकेंड पार्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। सो मैं आप 2001 में, सब कुछ 2000, सबको ये बता दीजिए, एक मिनट बता दूं आप सबको, दैट ही इज अ डायरेक्ट जी इज अ डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ मैत्रेय दादा श्री जी। And Dada is his master and his guiding light, and I would say he's so fortunate. जीव जी, आप बताइए। तो अभी तक जो आवाज में सोशल प्रोजेक्ट के लिए बात करनी थी, और अब ये प्रश्न जहाँ पे मुझे मेरे मेंटर, मेरे गाइड, मेरे सर्वे सर्वा, उनकी बात आप कहते हैं तो थोड़ा सा आवाज बदल ही जाता है। क्योंकि अगर आज मैं यहाँ पे बैठा भी हूँ गीतिका जी, तो उन्हीं के कारण से आप प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं, और मैं इस लायक हूँ कि मैं उत्तर दे सकूं, तो उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का ग्रेस है कि मैं बैठकर आज आपसे बात कर रहा हूँ। तो 2001 में जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, तब वो मुझे मिले। तो पहली बार जब मैंने उन्हें देखा, सो मैं जिस कॉलेज में स्टूडेंट था, उस कॉलेज के पीछे ही लेप्रेसी हॉस्पिटल है। मेरे एक कॉमन फ्रेंड राधाश्री जी को जानते थे, वो उन्होंने मुझे कहा कि पीछे ही लेप्रेसी होम में एक अच्छा एक एनजीओ है, ट्रस्ट है। हालांकि वो ट्रस्ट अभी फॉर्म नहीं हुआ था, मतलब कुछ प्रूफ है। वो लेप्रेसी होम में भोजन बनाकर जो लेप्रेसी पेशेंट है उनको सर्व करने वाले हैं। टाइम में अपन भी चलते हैं, मतलब ठीक है चलते हैं। अच्छा। तब मैंने पहली बार देखा कि एक व्यक्ति जो भोजन लेप्रेसी पेशेंट को परोस रहे हैं, और जिस वे से, और बहुत सेवा करने के लिए और भी थे,
लेकिन जो लेप्रेसी पेशेंट थे वो भी एक बोलते ना लालाई थे, उत्साही थे कि मुझे इनके हाथ से भोजन मिले। और तब मैंने देखा कि ये व्यक्ति कौन है कि इतने भाव से इतने प्रेम से सर्व कर रहे हैं। और कई यूथ उनके साथ ही खड़े हैं जो उनसे सीख रहे हैं कि कैसे सर्व करना है, कहाँ देना है। तब मैंने कहा कि कौन है, अपन भी इनके साथ जुड़ते हैं क्या सेवा के लिए। और फिर वहां से उनके साथ की मेरी जो सोशल प्रोजेक्ट की समझ, सेवा का भाव वहां से शुरू हुआ। हालांकि वो आध्यात्मिक है, ज्ञान देते हैं, इसका कोई मुझे बोध नहीं था, ना समझ से, ना मैंने कभी उनसे पूछा। तो 2001 से मैं उनसे जुड़ा सिर्फ सोशल प्रोजेक्ट के लिए। और अच्छा। तब से एक भीतर मेरे अंदर प्रश्न चलता था कि मैं जानूं मेरा जीवन क्यों है, क्या है, आगे क्या करना है, जिसके लिए मैं माँ गायत्री की उपासना करता था, प्रार्थना करता था कि मेरे जीवन में कोई गुरु आए या फिर आप ही बताएं कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है। ये प्रश्न कहाँ से आते थे मुझे भी नहीं पता। और ये जर्नी 2004 तक चली, 2001 से 4 तक का प्रार्थना साधना। और फिर एक रात जब मैंने बहुत स्ट्रांगली प्रे करके सोया, तो दूसरे दिन मुझे दादाश्री जी ने फोन करके उनके घर पर बुलाया। और तब उन्होंने कहा कि मुझे मैसेज आया है कि मैं तुझे तेरे जीवन का उद्देश्य बताऊं। अरे पूरा नतमस्तक हो गया कि ये जो प्रार्थना मैं मेरी माँ से करता हूँ, देवी माँ से, जो मैं कभी किसी से शेयर भी नहीं कर सकता, मित्रों में बताने वाली बात भी नहीं, ये इन्हें कैसे पता चला। और वहां से एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई उनके साथ। और 2004 से लेकर 2011 तक कई सत्र, कई सेशन, रात रात भर, वो एमबीबीएस डॉक्टर थे, हम सब जानते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद भी आके रात रात भर हम सातों मित्र हैं उनके शिष्य, रात रात भर हमारा सेशन लेते थे आध्यात्मिक कार्यों के लिए, लोगों के मार्गदर्शन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन की गति को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे सत्र होते थे, सेशन होते थे, प्रोसेसेस होते थे, सिर्फ एक ही उद्देश्य कि लोक सेवा कर सके, प्रेम को बांट सके, सभी तक पहुंचा सके। और जिस तरह से उनमें जो डेडिकेशन था, बिना सोए बिना रुके थके हमें देते गए सिर्फ एक ही उद्देश्य से कि हम आप सभी से मिले और इस जर्नी में, आध्यात्मिक उन्नति के जर्नी में लोगों को जोड़े, प्रेम के यानी सूरज के समीप लाए। दादाश्री जी जिसे हम प्रेम अवतार कहते हैं, उनके समीप लाए ताकि लोग प्रेम को अनुभव करें, सत्य को अनुभव करें। मेरा जीवन जब मैं प्रोफेसर भी बना, और इसमें भी एक चीज मैं गीतिका जी शेयर करना चाहूंगा, जो आप कह भी रहे थे कि मुझे अच्छे से याद है कि मेरा नेट का एग्जाम, अगर वन एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो प्रोफेसर के लिए कंपलसरी होता है। तो मैंने उसका फॉर्म भरा था, जैसे आई एम शेयरिंग कि किस किस तरह से उनके साथ मेरी जर्नी है। तो मैंने फॉर्म भरा था उसका, और मेरा समझिए कि संडे को एग्जाम है और आज फ्राइडे है, और मुझे कहीं बाहर दूसरे जगह जाके वो एग्जाम देना था। एंड मैं कुछ होश में नहीं, कुछ भी नहीं, अपना बस उन्हीं के साथ वो मीटिंग कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि दादा इनका ना एग्जाम है परसों, इसके लिए इनको आज ट्रेन पकड़ के वहां तक जाना होगा। तो बोला फिर रुके क्यों हो जाओ। बोला दादा मैं नहीं जाऊंगा, मैं मतलब इच्छा भी नहीं, क्या करूंगा नेट क्वालिफाई करके, मुझे तो आपकी सेवा करने। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल रहना चाहिए, जाओ एग्जाम दो। तो मैंने बोला दादा नहीं करना है मुझे। मैंने तो हाथ पकड़ के, लिटरली हाथ पकड़ के दरवाजे तक खड़ा किया, बोला तो मेरा अगर शिष्य है तो जा और एग्जाम दे के आ। मैंने बोला था क्या लिखूंगा। ये बात और है कि मैंने जब एमकॉम किया और पढ़ा रहा था तो सब्जेक्ट का ज्ञान था। तो उन्होंने बोला कि क्या लिखेगा, कि ये तेरा लास्ट एग्जाम है, इतना याद रखना, इसके बाद तुझे कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, और क्या लिखेगा ठीक है मेरे बारे में लिख कर आ जा। मैं भी सोच रहा हूँ कि उनके बारे में क्या लिखूंगा। नेट का एग्जाम मतलब मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में उसमें हूँ। मैं एग्जाम में बैठा, ऐसे लग रहा था जैसे कि पेपर ऐसा सेट किया है कि जीव जी का प्रिपरेशन कितना है, सिर्फ वही क्वेश्चन डाल, और हर एक वही प्रश्न जो मुझे आता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको अपने दादा के बारे में कैसे लिखना है, मैनेजमेंट क्या है। तो उसमें एक ऐसे था जिसमें योर इंस्पिरेशन, प्रश्न था आपका इंस्पिरेशन। मैंने बोला अब तो इसको पूरा छापूंगा, एंड आई रोट एवरीथिंग अबाउट हिम, माय इंस्पिरेशन, माय दादा श्री जी। एंड ऑब्वियसली ग्रेट में नेट क्वालिफाई भी किया, आगे बढ़ा। 2016 में जब मैंने रिजाइन किया कॉलेज से एज अ प्रोफेसर, उनसे बिना पूछे रिजाइन करके जब आया, तब उन्होंने कहा कि पूछ तो लेता है एक बार, मैंने अब तो रिजाइन कर दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, जिस भाव से रिजाइन किया है, डिवाइन विल टेक केयर ऑफ यू,
तब से जिस तरह से सोशल प्रोजेक्ट में जुड़ा हूँ, तो ये प्रेम है उनका गुरु का। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा गीतिका जी, जो यूट्यूब में भी है और मैंने बार बार कहा भी है, जो जर्नी के हिसाब से कि कैसे एक मास्टर, एक डिवाइन आपका ख्याल रखते हैं। आई मेट अ वन पर्सन जो अभी नहीं है इस दुनिया में। वो जब उनके आसन पे बैठते थे तो बिल्कुल सिद्ध पुरुष की तरह बैठते थे। और मैं कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, मेरे प्रिंसिपल ने कॉलेज के उनके पास भेजा था कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए, एंड ही वाज वेरी फेमस, अभी नहीं है। तो उनसे मैं प्रोजेक्ट के विषय में बात करने गया था। तो काफी भीड़ थी उनके यहाँ पर। तो उन्होंने मुझे देखा और कहा कि आप कल आइए, आज मैं बहुत बिजी हूँ, जो भी प्रोजेक्ट है कल बात करेंगे। अच्छा, मेरे और दादाश्री के बारे में मेरे प्रिंसिपल को भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये कॉलेज में मैं एक बोलते हैं ना बहुत प्रोफेशनल लाइफ। दूसरे दिन जब मैं गया तो कोई नहीं था उनके ऑफिस में। और ये जो थे सिद्ध पुरुष अपने आसन पर बैठे हैं, जैसे कि मैंने आज कोई अपॉइंटमेंट नहीं रखा, बिकॉज मैं चाहता था कि आज मैं आपसे सिर्फ मिलूं, जो मेरे हम्म, लिए भी थोड़ा interesting था, क्योंकि प्रोजेक्ट मेरा, काम मेरा। तो मैंने धन्यवाद दिया, मैंने कहा शायद प्रिंसिपल सर के थ्रू आया हूँ तो लगा होगा। तो थोड़ा डिस्कशन शुरू किया, तो मेरे डिस्कशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने बोला कि सर ये अपन बाद में बात करेंगे, आपको जो हेल्प चाहिए मैं कर दूंगा, बट मैंने कल ही आपको देखा था, तो एक प्रश्न मेरे मन में आया था जो मुझे आपसे अब पूछना है। वो जो सिद्ध पुरुष है मुझे पूछ रहे हैं, तो मैंने बोला बोलिए ना। कहा कि, और मैं शर्ट पैंट में, कॉलेज का प्रोफेसर हूं तो शर्ट पैंट में ही गया था, नॉर्मल ऐसा भी नहीं कुछ कोई ऐसा कुर्ता है उसमें। तो उन्होंने बोला कि बस नहीं, आपको मैं देख रहा हूँ, मुझे सिर्फ यही जानना है कि आपके गुरु कौन है। यस, हाँ, ये मैंने कहा बहुत कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, आप मेरे गुरु कौन है। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि जब मैंने देखा आपको, तो आपके जो भी गुरु हैं जहां भी बैठे हैं, उन्होंने आपके यहाँ पे एक ऐसा ऑरा और एक ऐसा चक्र तैयार किया कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती है। हम्म, अगर कुछ आएगा भी तो जहां से है वहीं से उसको काट देंगे। हम्म, इस तरह से उन्होंने आपके ऊपर बना के रखा है, जो मुझे यहाँ पर बैठकर समझ में आया। फिर मैंने कहा कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता। बोला हाँ, आपको नहीं फील हो रहा होगा, यही तो गुरु की महिमा है कि वो बताते नहीं है, सिर्फ कर देते हैं। एंड ऑनेस्टली हम्म, दादा ने कभी मुझे ऐसा नहीं कहा कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ बिंदास रहे वगैरह वगैरह। एक कवच तैयार किया जिससे कुछ भी नहीं होगा। एंड देन जो मेरे आंखों से आंसू, अब मैं बता बहुत नॉर्मली रहा हूँ, लेकिन जो आंखों से आंसू आए कि बाप रे, दादा ने इतना, बोलते हैं ना, कितने सरल लेकिन कितने महान, कि कर भी रहे हैं और जता भी नहीं रहे हैं। तो एक एक कोयले को तराश कर, बोलते हैं ना, चमकाना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज मैं चमक रहा हूँ, लेकिन ट्रैक पे हूँ, कृपा में हूँ, हम्म, ये उनकी देन है। absolutely. और मैं बार बार पूछता भी था दादा से कि दादा, क्या सच में मैंने इस जन्म में तो नहीं, पिछले जन्मों में शायद बहुत तप किया है, आप मिले हो, या तो आपको इस सोल पे दया आ गई कि चलो इसका उद्धार करते हैं, साथ रखते हैं। ऐसी कुछ कृपा हुई है जीवन में कि, बोलते हैं ना, कि धूप की छांव लगता है उनके रहने से, उनके सानिध्य में, उनके प्रेम से एक है कोई तो। और इतने अच्छे हैं कि ये सेम, ऐसा नहीं कि मैं शिष्य हूँ इसलिए, ये सेम कृपा प्रेम जितने भी जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, बस किसी को भी मानते हैं, उन सबके प्रति है उनका। जी। आई जीव जी, जैसे अपना आपने जो एक्सपीरियंस अपना बताया अभी, I really don't want to add too much into it because my journey with him is much lesser. आप बहुत देर से डायरेक्ट डिसाइपल भी हैं और इतने समय से आप उनके साथ एसोसिएटेड हैं। बट ये ना जो आपने कहा कि जो गुरु होते हैं, जो मास्टर होते हैं, उनकी जो एक ब्लेसिंग है, वो मैं कैसे डिस्क्राइब करूं जी जी। ओके, लेट मी ट्राई। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास बहुत एक प्यार का एक सा बबल सा है जो हमेशा साथ रहता है। और छोटी से छोटी बात जो शायद मुझे मेरे दिमाग में आती है, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ अचीव करना है, या कोई चीज मुझे परेशान कर रही है, छोटी से बड़े चैलेंज तक में, आई कैन फील, आई कैन आइडेंटिफाई, आई कैन पॉइंट आउट द ग्रेट्स ऑफ माई मास्टर, विच आई, इसमें एक additional- जो पहले सॉरी सॉरी गीतिका जी। नहीं था जी जी, जो पहले मेरी लाइफ में वो थे, ही वॉज ऑलवेज देयर, बट पहले नहीं था, पर अब है। और मेरा माइंड बहुत एनालिटिकल माइंड है, मैं बहुत आसानी से किसी भी चीज पे विश्वास आपको नहीं करती हूँ। इट्स वेरी क्लियर टू मी दैट द ग्रेस ऑफ अ मास्टर
the blessings of a master, the love of a master and a guru is very, very real. इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, for all the young people, जी जी, इसमें do सिर्फ we एक choose the एडिशन करना master? चाहूंगा। या ट्रू। Does the master choose us? And how does this happen? And is this, I mean, the grace is real, we know, but how would you like to tell the people who are not yet, I mean, connected, that how, क्या मतलब wonderful चीज है, मैं बता नहीं सकती आपको जो आप देख रहे हो। Yes, जीव जी। सो एक अब से बातें बातें आपने जो कहा उसको सुनकर ही बस एक इंसिडेंट से याद आ गया कि मैं कुछ चीजों में, मतलब ये 2009 से पहले की बात है, कुछ चीजों में उलझा था, बहुत सच में परेशान था। कुछ ऐसा इंसिडेंट था जिसमें समझ में नहीं आ रहा था कैसे बाहर निकले, क्या करें, लिटरली अपसेट। और कृपा है तब उनके पास, अब तो फोन फोन पे बात नहीं होती है उनसे, लेकिन तब वो फोन पे बात होती थी। तब उन्होंने फोन किया, परेशान में फोन किया, तो मुझे लगा कुछ होगा ट्रस्ट के बाद। मैंने उठाया फोन, तो उन्होंने क्या यही पूछा कि क्या हो गया, इतना अपसेट क्यों है तू। तो मैंने सोचा पता किससे चला, बोला नहीं लगा कुछ इंसिडेंट है। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला, "अरे जीव, चींटी भी अगर काटती है तो तू इतना परेशान हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जीव शेर के मुंह में जाकर आए। उठ और जो भी परेशानी है उसको फेस कर, उस चैलेंज को फेस कर, देख क्या होता है और जाकर वापस।" ये एनकरेज बोलते हैं ना, एक सच्चा गुरु आपको सक्षम बनाता है। हमारा ऐसा रहता है कि अरे वो परेशानी है आप ले लो, ऐसा नहीं। वो परेशानी है, वो चैलेंज है, शेर के मुंह में जाकर आ। इस तरह से उन्होंने एनकरेज किया। एंड सच में मैंने जब देखा तो मैं भी हंसा कि अरे ये क्या था, ये तो इतना सही था, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। करेक्ट। पता है जीव जी, जस्ट थोड़ा सा और इसी ट्रैक पे हम लोग और बात करेंगे जी कि जी कई बार दादा, मेरे जीवन में दादा के आने के बाद भी मुश्किलें तो आती है ना। दैट अब मुझे समझ आता है कि अप्स एंड डाउन्स, गुड एंड बैड, सब कुछ जिंदगी का हिस्सा है। ऐसे ये डिजाइन ऐसे ही किया गया है। मुश्किलें आती हैं। तो जब मुश्किलें आती थी, मुझे अरे क्यों आ रही है मुश्किलें, अरे दिस इज सो डिफिकल्ट, अरे इसको मैं कैसे फेस करूंगी। तो एक दिन मैत्रीपुर परिवार में ही मेरे एक मित्र हैं, उनसे मेरी कुछ बात हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये क्या बात हुई, मतलब अब तो मतलब आई हैव अ गुरु एंड अ मास्टर, एवरीथिंग शुड बी स्मूथ, आई एम ट्राइंग टू क्लियर द मिसकंसेप्शंस दैट एवरीबॉडी हैज। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में चैलेंजेस और मुश्किलें नहीं आएंगी। ये है कि आप कैसे उन्हें फेस करेंगे, आप कैसे फील करेंगे अंदर जब ये मुश्किलें आएंगी। दादा जो है ना, दादा इज नॉट क्रिएटिंग मीक people, he's creating lions and tigers. Who can walk through life, walk through fire, and still be static in here. यस Because that he's creating leaders, he's not creating followers. जी जी जी। यस यस ट्रू ट्रू ट्रू। जी जी, मैं आपसे पूछना, उदाहरण, sorry, ये बोलिए बोलिए जी जी, sorry। वही उदाहरण, हम आप और हम बैठे हैं यहाँ पर जो सीख कर। जी हाँ, आप और हम कह दिया आपने। बहुत बड़ी बात है। जीव जी, बाय द वे, ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग लुक्स वेरी हम्बल, वेरी स्वीट, बहुत सिंपल है, बट हिज evolution in the spiritual journey is very, very, very admirable. And ये बड़े कहते थे कि जितना आप यू नो ऊपर जाते हैं उतना ही आप सिंपल और हम्बल हो जाते हैं। ये सच्चाई है जीवन की। अच्छा जीव जी, द मैत्री सेंटर ऑफ ट्रांसेंडेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो आश्रम है मैत्रीपुर परिवार का करजत में, सो एवरीबॉडी नोज इट एज द आश्रम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई फील उस धरती में एक एक कंपन है। देयर इज सम वाइब्रेशन इन दैट लैंड। एम आई राइट, एम आई रॉन्ग? और आप बताएं हमारे जो जो joined us about the land, the धरती of the ashram in Karjat and its significance. सो आश्रम जो आश्रय देता है ना, आश्रम। हम्म 2009 से हमने जमीन ढूंढना शुरू किया, लैंड ढूंढना शुरू किया, और काफी डोनेशन में भी लैंड मिल रहे थे, शहर में मिल रहे थे, नजदीक मिल रहे थे। हम्म, लेकिन जो चाहिए था, जिस तरह से डिस्क्रिप्शन दादाश्री जी ने दिया था, वो मिल नहीं रहा था। okay. और फिर ढूंढते 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 2010 में जो करजत में कामतपाड़ा विलेज में जो जगह है, जब देखा मित्राज ने, और फिर सोचा कि दादाश्री जी को लाए यहाँ पर। और जब दादाश्री जी को लाया, दादाश्री जी ने देखा वो भूमि, जैसे ही भूमि पर आए
महाअवतार बाबा जी अपीयर हुए, दादाश्री जी के जो गुरु जी हैं, जो पिछले 5000 वर्ष से धरती पर हैं मानव सेवा के लिए, कल्याण के लिए, वो स्वयं इस भूमि पर अपीयर हुए, जहाँ पे दादाश्री जी को पूरी तरह समझ में आ गई कि ये भूमि साधारण भूमि नहीं है, हम्म, हम इसे तपो बोल सकते हैं कि जहाँ पे काफी तप हुए हैं, और भीमा हम्म, शंकर पहाड़ की तलहटी पे है। तो ये भूमि ऐसी है कि यहाँ के वृक्ष, यहाँ का हवा भी आपको सिखाता है। आप केवल यहाँ पर आकर रहकर जो वाइब्रेशन आप कह रहे हैं ना, उसे अनुभव कीजिए, इसके सानिध्य में रहिए। तो यहाँ पे सेशन कंडक्टिंग से ज्यादा सिर्फ अगर कोई रह भी ले, समय बिता भी ले, केवल इसी भाव से कि मुझे कुछ सीख कर जाना है, तो यहाँ का हवा, यहाँ के वृक्ष, यहाँ के पेड़ पौधे, जमीन, ये आपको सिखा कर अपने आप ही सिखा देगा, उस वाइब्रेशन में लाएगा। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है, फॉरेन से भी हमारे एक मित्र पहली बार जब इस आश्रम में आए, उन्होंने यहाँ पे समय बिताया, सिर्फ समय बिताया, बस बैठे, उनका कुछ सेशन नहीं हुआ, जस्ट उन्होंने टाइम स्पेंड किया, और जो अनुभव किया, आज पूरा यूरोप उन्होंने खड़ा कर दिया, सिर्फ इस डिवाइन एसोसिएशन, इस जगह के, यहाँ के वाइब्रेशन ही वैसा है। तो यहाँ पे माँ है, आदिशक्ति माँ, हम देवी नहीं कहते हैं, माँ कहते हैं, उनका निवास है पलहारी, जो सदा प्रेम देती है। जब हमने शिवलिंग की स्थापना की, हम तो शिवलिंग की स्थापना कर रहे थे, लेकिन स्वयं महाकालेश्वर जी अपीयर हुए, हमें लगा ये ज्योतिर्लिंग, ये अपने जो महाकालेश्वर जी हैं वो होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वो महाकालेश्वर नहीं हूँ जो त्र्यंबकेश्वर या फिर मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, इंदौर से आगे जो है जगह वहां के, इन्होंने कहा कि मैं आदि काल से यहाँ पे हूँ। तो इनका ओरिजिन फॉर्म जो शिवलिंग में स्थापित हुआ, तो महाकालेश्वर जी जो काल के परे, समय के परे, उनका निवास स्थान है। उसके बाद गुरु तत्व को चलाने के लिए गुरु तत्व का स्थान, गुरु की गद्दी, जो पूरे विश्व में जो गुरु कॉन्शियसनेस है, उनका स्थान है। और स्वयं महाअवतार बाबा जी इस भूमि के अधिपति वो है। तो ऐसा स्थान पूरी तरह से जागृत है ना, जहाँ के आपके पेड़ पौधे भी आपको सिखाते हैं। मेरा आग्रह है कि बस आए, अनुभव करके जाएं इस भूमि को, पावन भूमि को। इसलिए इसका नाम भी है ना, शांति क्षेत्र प्रेमगिरी आश्रम, जहाँ पे शांति का अनुभव होगा, प्रेम का अनुभव होगा। जी। इनफैक्ट मैं देखने वालों के साथ ये शेयर करना चाहूंगी कि हम में से बहुत से लोग, मैं तो फिर भी कम जा पाती हूँ बिकॉज आई एम जस्ट ऐसे बेकार के कामों में बिजी बिजी रहती हूँ। बट हम सब में एक थोड़ा लाइटर वेट में हम एक दूसरे से कहते हैं कि बहुत एनर्जी लेस फील कर रहे हैं आजकल, ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, आश्रम चलते हैं, लेट्स रीप्लग, एनर्जाइज एंड कम बैक। ये ना, मोस्ट वेलकम, आपका मैं अपना सच कह आश्रम, रही हूँ, ये आपका अपना रियल है, घर। ये रियल है, ये रियल है, ये हो रहा है इन द मिडल ऑफ दिस मॉडर्न वर्ल्ड दैट वी लिव इन। आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू आर वाचिंग कि रियलिटी सिर्फ वो नहीं है जो हम देख पा रहे हैं, रियलिटी उससे बहुत ज्यादा है, उससे परे भी है, उससे अलग भी है। इट्स वेरी विशाल, इट्स वेरी बिग, एंड वी एज ह्यूमंस कैन ओनली सी व्हाट वी आर सीइंग। बट ऐसा नहीं कि आज हम ये लिमिटेड देख पा रहे हैं, हमको शुरू से ही वी नो व्हाट्स देयर बट वी हैव फॉरगॉटन। हमारी इस मानवीय सफर में हम ये भूल गए हैं। तो हमारे से परे बहुत बड़ी एक दुनिया है, और मैं जो ये कह रही हूँ, वो लोग जो उस दुनिया में भी विश्वास करते हैं, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग व्हेन आई से कि जब मैं ड्रेन्ड फील करती हूँ तो मेरे को लगता है जाऊं मैं जरा, यू नो, गेट मी री-एनर्जाइज एंड टेक एनर्जी एंड ब्लेसिंग्स एंड ग्रेस फ्रॉम दैट लैंड एंड कम बैक। जीव जी, हमें बहुत वक्त हो गया है बात करते हुए, मुझे लगता है कि शायद एक और सेशन मुझे करना पड़ेगा। पर चूंकि आप यूथ विंग के इतने इंटीग्रल पार्ट है मैत्रीभूत परिवार YGPT के, चिंता मुक्त भारत के बारे में आपसे पूछे बगैर मैं इस सेशन का अंत नहीं कर सकती, इस पर्टिकुलर एपिसोड का अंत नहीं कर सकती। आई विल टॉक टू यू अगेन। चिंता मुक्त भारत के बारे में आप हमें बताइए, दादा का सपना है, इट्स हिज विजन, इट्स हिज मिशन इन अ वे, इसके बारे में। मैं बहुत साधारण और सिंपल वे में शेयर करना चाहूंगा। जो शुरुआत में हमारी बात भी हुई थी कि यूथ में जो डिप्रेशन और एंजाइटी है,
तो सिर्फ यूथ ही नहीं, और आगे हम जाएंगे कि कोई ना कोई कुछ न कुछ छोटी छोटी बातों में चिंता में है, ईएमआई में चिंता में है, रिलेशनशिप में चिंता में है, कंफ्यूजन में है, स्वयं को नहीं जानना वो भी एक बड़ी चिंता है, जीवन क्यों जी रहे हैं बस ऐसे ही। तो ऐसे कई बड़ी पार्ट है, और जिसका सीधा सिंपल सा सोल्यूशन जीवन में हो सकता है। तो मैत्रीबोध परिवार एक हाथ सबको आगे बढ़ाकर ये कह रहे हैं कि हेल्प इज अवेलेबल। इसके लिए हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, सोसाइटीज में जाकर लोगों को बता रहे हैं कि हेल्प इज अवेलेबल, वी आर देयर। वरी, चिंता, इससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसका हम अनुभव दे रहे हैं, सिर्फ कह नहीं रहे, तरीका बता कर, करवा कर, अनुभव की ओर। ऐसे कई लोग उसको अनुभव के बोलते हैं ना, स्टेप पे है, ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप से है। तो चिंता मुक्त अभियान 2032 यानी भारत को 2032 तक चिंता मुक्त बनाने का ये स्टेप्स है। ऐसे कई सेशन हमारे जगह जगह पर हो रहे हैं, और जो चीजें सेशन के माध्यम से, बातों के माध्यम से नहीं निकलता है, कुछ ऐसे ब्लॉक्स, कुछ ऐसे पैटर्न जो सिर्फ बताने से नहीं निकल रहा, तो उसके लिए प्रोसेस करना पड़ता है। तो ऐसे कई प्रोसेसेस हमारे सेशन के पार्ट है। और जो सबसे बड़ा प्रोसेस है इसमें हुए शक्ति प्रवाह, जो आपके सारे ब्लॉक्स को निकाल कर, इसके ऊपर हिंदुजा हॉस्पिटल ने पूरा रिसर्च करके इसको प्रूव भी किया है। जी सारे प्रोसेस एक वे से उस व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म, चिंता मुक्त करें। तो ये 2032 तक का लक्ष्य है, जिसमें हम सबका सहयोग लगेगा। हाँ जी कहें, जुड़े, मिले। जी जीव जी, एक आखिरी आपसे रिक्वेस्ट है इस सेशन के लिए कि एक प्रेयर अगर आप करें फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। गायत्री जी ने भी रिक्वेस्ट किया है, सो लेट्स फॉर नाउ एंड दिस सेशन विद अ प्रेयर फॉर ह्यूमैनिटी। अगर आप उसे लीड करें प्लीज। जरूर जरूर जरूर। बस जो भी जुड़े हैं बस आंखें बंद कर लें। आंखें बंद रखते हुए आप जिस किसी को भी मानते हो, आपके आराध्य, आपके डिवाइन, यूनिवर्स, या आपके माता पिता, बस उनसे कनेक्ट कर लें। कनेक्टेड रहते हुए बस एक प्रार्थना रखें, इस सृष्टि के जो भी रचयिता हैं, जो भी इस सृष्टि को चला रहे हैं, आपसे नम्र निवेदन है, ये प्रार्थना है कि जन जन हर कोई अपने जीवन में सत्य को अनुभव करे, प्रेम को अनुभव करे, चिंता मुक्त जीवन जिए। आपकी प्रेम, आपकी कृपा दृष्टि सदा हम सभी पर बनी रहे। ओम शांति शांति शांति। ये प्रार्थना अर्पित करते हुए ग्रैटिट्यूड भाव से जब भी ठीक लगे आंखें खोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी बुलाने के लिए और के लिए। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला और आज मुझसे हालांकि हमारी कॉन्वर्जेशन ना जी जी देखने वालों के लिए भी मैं कहना चाहूंगी, एंड each time I'm sharing an experience, I'm trying to just tell you one thing, that there is something greater than us, and I truly believe in we don't do, he does. मैंने ना कुछ सवाल बनाए थे, आपके साथ शेयर भी करे थे, बट हमारी कॉन्वर्जेशन कभी इधर गई, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर, बट नेट नेट अगर आप देखें, जो शायद जरूरी था वो आपने भी कहा, वो मैंने भी शेयर किया, इट फ्लोड थ्रू अस, एंड आई थिंक ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल।
आइए मिलके जाके देखें इंडिया पाकिस्तान का Yes, क्रिकेट yes, yes, मैच, yes. and of Yes. course the swearing in ceremony of the prime minister and all the member parliaments. आइए मिलकर देश को बदले, दुनिया को बदले, स्टार्टिंग में ट्रांसफॉर्मिंग आवरसेल्व्स, एंड एक नया स्टार्ट करें इस गवर्नमेंट के साथ, जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के साथ, मेक अ रियली हेल्दी हैप्पी इंडिया। जीव जी, दादा शरणम, थैंक यू सो मच, और मैं आपसे फिर बात करूंगी। इफ यू ऑल वांट टू हियर मोर जीव जी, प्लीज राइट इन योर कमेंट्स एंड आई विल शेड्यूल अनदर टॉक विद हिम। धन्यवाद आप सबका, एंड धन्यवाद जीव जी, दादा शरणम once again.